जी गौतम सर हमारे साथ हैं। दीपिका जी वीडियो ऑन करें। हाँ दीपिका जी आपके हाँ, मोहर कंवर जी वीडियो ऑफ कर दीजिए। हाँ जी सर। यस सर। हेलो हेलो। नमस्कार सर। हाँ, गुड इवनिंग गुड दीपिका इवनिंग जी। सर। गुड इवनिंग। आप यू आर पहली दफा आ रहे हैं आप? नहीं सर, मैं सेकंड टाइम है सर। अच्छा, सेकंड टाइम। आपके साथ फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम, यस। आपका पहले जो है ना आया था ये, लेकिन मेरे को जो है उस दिन फिर आप लोग जो है ना अटेंड नहीं किया था शायद आपने। एक दिन मैसेज पहले भी था आपका। आपने जो यू बिलोंग्स टू जोधपुर। जी सर। फिजियोथेरेपी में आपने किया था। जी सर। और आप यू आर डूइंग जॉब इन डीएसओ ऑफिस बाड़मेर। ये जी सर। गुड। सर अच्छा, जस्ट नाउ आई एम पोस्टेड एट जोधपुर। जोधपुर। अच्छा, गुड गुड गुड। एक 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 क्वेश्चन है आपसे है कि पब्लिक सप्लाई में आप क्या कार्य देखती हैं अभी इन दिनों में? सर इन दिनों हम जो पीडीएस प्रणाली है, जहां उचित मूल्य की दुकानें होती है, जहां पे सरकार द्वारा जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनाओं का गेहूं और का वितरण होता है, उसकी जो प्रणाली, नियंत्रण प्रणाली को हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट में देखते हैं और उचित मूल्य दुकानदारों का निरीक्षण करते हैं। अच्छा, ये एक किन आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई का कार्य डीएसओ कार्यालय से द्वारा संचालित होता है? किन किन वस्तुओं का है उसमें शामिल है? सर इसमें पीडीएस कंट्रोल में जैसे एनएफएसए योजना के तहत अनाज का वितरण जो होता है वो शामिल है, और दूसरा गैस एजेंसी और पेट्रोलियम पदार्थों का जो भी नियंत्रण प्रणाली जो है वो डीएसओ और ईओ के अधीन आते हैं। गुड गुड। ये आप बीपीएल और एपीएल का सिलेक्शन कैसे करते हैं आप लोग? सर बीपीएल और एपीएल का सिलेक्शन उपखंड अधिकारी के द्वारा एक सर्वे में किया जाता है। बिलो पॉवर्टी लेवल और अबो पॉवर्टी लेवल, उनके तहत जो सर्वे में जो मानक निर्धारित होते हैं, मकान का, टू व्हीलर का, खेत का, रोजगार का, उस हिसाब से पेंशनधारी है या नहीं, उस हिसाब से वो एक मानक के आधार पे वो डिसाइड करते हैं कि ये बीपीएल परिवार है या नहीं। हमारा कार्य सिर्फ उस बीपीएल परिवार या एपीएल परिवार को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करवाना है। अच्छा, एपीएल और बीपीएल में जो आप जो है ना वो सप्लाई करते हैं, उसमें कोई डिफरेंस होता है क्या कुछ कि ये चीज? सर एपीएल और बीपीएल में सेम गेहूं का सप्लाई होता है, सिर्फ उसमें रेट का फर्क रहता है। जो एपीएल को 2 रुपए किलो धान मिलता है, वो बीपीएल को 1 रुपए किलो मिलता है। इसके अलावा एक और कार्ड होता है अंत्योदय का, उसमें चीनी का समावेश होता है। गुड गुड गुड। ये पब्लिक सप्लाई में लोगों की, क्या आप ये मानते हैं, क्या ये फिलोसॉफिकल टाइप क्वेश्चन है ये, कि पब्लिक सप्लाई में खूब सारा सस्ता हम दे रहे हैं दे रहे हैं दे रहे हैं, इससे लोग लेथार्जिक होते हैं कि इंडिया के लोग हो रहे हैं क्या धीरे धीरे? व्हाट डू यू थिंक? सर एक्चुअली ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अनुसार जो हमारी रैंक बहुत पिछड़ी हुई है, 107 देशों में हम 94 रैंक पे आए हुए। तो हम, मेरा ये मानना है और भारत के कई अर्थशास्त्रियों का ये मानना है कि भारत की बहुत बड़ी जनसंख्या भूखमरी से पीड़ित है। तो पहले खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करानी हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। ये आर्थिक तौर पे तो हमें ये राजस्व की हानि हो रही है, लेकिन नैतिक दृष्टि से भी हमें हमारी प्रायोरिटी पहले ये होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से एसडीजी के अनुसार जो सस्टेनेबल गोल में भी खाद्य सुरक्षा को मेंटेन करने का प्रावधान किया गया है, तो खाद्य सुरक्षा मेंटेन करनी चाहिए। नहीं, ये तो आपका, अगर चलिए आपका ये ऑफिशियल जवाब है, लेकिन अगर आप किसी को सब कुछ जो है ना सस्ता सस्ता या फ्री फंड में देंगे, तो व्हाट विल बी हैपन? वो लोग जो है ना अपनी, उनकी कार्यक्षमता घट जाएगी, काम करना नहीं चाहेंगे। हर कोई, हर समय ऐसा ही हो रहा है कि आजकल गवर्नमेंट देखे सब कुछ काम गवर्नमेंट करे। सर ये बहुत हद तक तो नहीं कह सकते, कुछ हद तक ये चीजें हो सकती है, लेकिन जो मुहैया करा रहे हैं वो सिर्फ एक खाद्य सामग्री मुहैया करा रहे हैं। बाकी तो वो खुद पे डिपेंड है, जैसे तेल, सब्जियां और बाकी जो उनके दैनिक खर्चा वो खुद से तो निकालना ही पड़ेगा। हम सिर्फ एक ही अनाज दे मुहैया करा रहे हैं। चलिए,
थोक नामांकित व्यक्तियों का माल सप्लाई, आप जो थोक विक्रेताओं को या जो सप्लायर हैं उसको माल आप कैसे सब वहां पहुंचाते हो, किस तरह से सप्लाई करते हैं वहां तक, उसका आपको किस तरह का जो है ना वो जो है ना पैरामीटर्स होता है, क्या आप तरीका अपनाते हो उसके लिए? सर एफसीआई के गोदाम से निगम द्वारा इसकी लिफ्टिंग होती है और लिफ्टिंग के वक्त इसको अपडेट कंप्यूटर पे ये डेटा अपडेट हो जाता है कि प्रति दुकानदार कितनी लिफ्टिंग की गई है। उस लिफ्टिंग का चालान बन के वो जिस गाड़ी द्वारा वो वहाँ दुकानदार द्वारा पहुंचाया जा रहा है उस गाड़ी का नंबर सप्लाई चेन में आ जाता है और जितनी क्वांटिटी लिफ्टिंग होती है वो भी सप्लाई चेन में मेंटेन होती है। उसके बाद वो दुकानदार द्वारा उस सप्लाई जो एफसीआई से निकली है उस लिफ्टिंग रिसीविंग कर लेते हैं और रिसीविंग के वक्त वो जब अपने पोस्ट मशीन में अपडेट करता है तो ये सप्लाई चेन कंप्लीट हो जाती है। इससे पता चल जाता है कि जो निश्चित सामग्री एफसीआई से लिफ्टिंग हो गई है सप्लाई चेन के मार्फत, कंप्यूटराइजेशन के मार्फत एफसीआई जहां पॉइंट ऑफ सेल है हमारा वहां तक ये सुनिश्चित गई, मतलब वहां तक पहुंच गई है और इसकी निगरानी कई बार हमें देखनी पड़ती है अगर कोई इरेगुलरिटीज आती है तो। मान लीजिए, खैर ये वो निगरानी की बात आपने की है तो मैं निगरानी पे एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा था कि आपके माल सप्लाई आपने जो है उसको कर दिया है या उसको जो है सेलर को जो भी कहते हैं उसको, लेकिन उसके बाद में वो किसी से जो है ना XYZ को मटेरियल ऊपर से ऊपर दे देगा, देन व्हाट विल यू डू? सर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर वो किसी को दे देता है तो नेक्स्ट डे ही फर्स्ट डे से उसको दुकान ओपन करनी पड़ेगी और दुकान पे उसके कस्टमर आएंगे। अगर वो कस्टमर को अनाज मुहैया नहीं करवा पाएगा तो उसकी दुकान सस्पेंड हो जाएगी। तो अब ये पॉसिबल ही नहीं है उसके लिए कि वो दूसरे को दे दे, क्योंकि जनता जागरूक है और जनता को अगर पता चल जाएगा कि 1 तारीख को दुकान खुली है और दुकान में कोई गेहूं नहीं है तो शिकायत तुरंत हमारे डीएस ऑफिस आ जाती है। और इस अच्छा, तरह कुछ लोगों के पास अनाज है, बहुत सारा अनाज पड़ा हुआ, अनाज नहीं लेना चाहता तो फिर वो सोचता चलो पैसे ले लो, मटेरियल थोड़ा बहुत पैसा दे देगा वो मटेरियल्स जो है ऊपर ऊपर सेल कर, व्हाट विल यू डू? कैसे पता लगेगा? वो तो इनिशियल करवा लेगा, उनका थंब इंप्रेशन ले लेंगे कुछ लोगों से, सब कुछ कर दिया, देन व्हाट विल यू डू? सर थंब इम्प्रेशन लेने के बाद व्यक्ति ने उस अनाज का क्या किया है वो हमारी निगरानी क्षेत्र से बाहर है। हमारा क्षेत्र है सर, थंब इम्प्रेशन करने के बाद अगर उसने गेहूं प्राप्त कर लिया है वहां तक ही हम निगरानी कर सकते हैं। थंब इम्प्रेशन के बाद वो इस अनाज का क्या करता है वो उसकी उस पर डिपेंड है। चलिए, गुड गुड। अच्छा, गोदामों से एक क्वेश्चन और है, इसी अधिनियम के तहत दुकानों का निरीक्षण कब किया जाता है आपको? आप लोग कब इन्हें उसका निरीक्षण करते हो आप लोग? सर वैसे रूटीन में हमें 12 से 15 दुकानों का निरीक्षण पर मंथ करना होता है और उसके अलावा कोई उपभोक्ता की शिकायत या संपर्क पे कोई शिकायत आती है तो उस लेवल पे हमें इमरजेंसी में करनी पड़ती है। गुड गुड गुड। खाद्य निगम, रेलवे बोर्ड आदि की संग्रहण सप्लाई कैसे सुनिश्चित करते हैं आप लोग? किस तरह से उसको वॉच करते हो, किस तरह से देखते हो आप लोग? जी सर, मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझ पाई। क्वेश्चन यह है कि आप खाद्य निगम में पड़ा है मटेरियल या रेलवे बोर्ड से, रेलवे जो है उससे आ रहा है, वैगन से आ रहा है, तो आप लोग उसको वॉच करेंगे या मतलब डीएसओ ही करेगा या दूसरी कोई एजेंसी उसके लिए देखती है इसको? सर एक बार प्रोक्योरमेंट एफसीआई कर लेता है उसके बाद वहां से जब सप्लाई चेन में एंटर होता है और एक बार मशीन में सप्लाई चेन में एंटर होने के बाद हम उसको वॉच करते हैं कि जैसे आज फॉर एग्जांपल आज 10 तारीख का एफसीआई ने चालान बना दिया मेरे दुकानदार ए का, अगर उसका 10 तारीख का चालान बनाया और 11 और 12 तारीख तक नहीं पहुंचा है दुकानदार तक तो फिर हम उसको निगरानी में लेंगे कि भाई वो आपने लिफ्टिंग की और दुकान तक हमारा नहीं पहुंचा, इसकी क्या कारण रहे हैं। चलो, अभी केरोसिन की सप्लाई भी करते हैं क्या आप लोग? नहीं सर, राजस्थान में अभी केरोसिन नहीं चल रहा, केरोसिन मुक्त हो गया है टोटली, मतलब बंद कर दिया गया इसको? जी सर। कुछ लोगों के पास, जिनके पास वो है, जिनके पास जो है ना लालटेन है, अभी भी जो है ना वो उस पर गैस अवेलेबल नहीं है, तो वो क्या करेंगे सर? एक्चुअली ये जो रहने वाले लोग, एक्चुअली सर ये केरोसिन मुक्त तभी हुआ है जब हमारे पास एक इनफ डेटा था उज्ज्वला योजना का। उज्ज्वला गैस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सबको उज्ज्वला के गैस की टंकियां उपलब्ध करवाई गई। ये इसके बाद ही हम
राज्य सरकार द्वारा केरोसिन मुक्त किया गया है। आपने फिजियोथेरेपी में जो है ना, आपने ये जो है क्या आपको डिग्री मिली थी इसकी? सर जी बिल्कुल, मैंने फिजियोथेरेपी में डिग्री ली थी 4.5 years की। अच्छा, कहाँ से किया था आपने ये? सर मैंने सूरत से किया था। अच्छा, सूरत से। अब आपका आज जो है ना, आज राज्य सेवा में क्या करना चाहेंगे आप? खास कंट्रीब्यूशन, खास कि ये जो मेरे लिए बहुत बड़ा अलार्मिंग काम होगा जिसको आप करना चाहेंगे, इसके लिए, राज्य के लिए, राजस्थान के लिए। सर फिजियोथेरेपी का जो मेन सब्जेक्ट रहता है वो रिहैबिलिटेशन रहता है। किसी भी व्यक्ति को उसको मुख्य धारा में लाना, चाहे वो शारीरिक तौर पे या मानसिक तौर पे या किसी भी क्षेत्र में निर्बल होता है, उसको फिजियोथेरेपी का एम है रिहैबिलिटेशन करना। और अगर मैं इस तरह से सोचूं तो प्रशासन का भी एक मेन एम होता है रिहैबिलिटेशन पर्पज से। हम किसी भी व्यक्ति को किसी भी योजना से रिहैबिलिट करके उसको समाज की मुख्य धारा में ला सकते हैं और सरकार की योजनाओं का लाभ दिला सकते हैं। चलिए, आपका एक और क्वेश्चन, रोल मॉडल कौन है आपका? सर मेरे रोल मॉडल वैसे तो मेरे पेरेंट्स है, लेकिन उसके अलावा मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को मानती हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। दीपिका जी, आपके सारे क्वेश्चंस का ऑलमोस्ट सब जवाब जो आपने सही दिया है, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल तो है ही, नेचुरली यू आर डूइंग ए गुड जॉब। तो आप ऑलरेडी जॉब में हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल तो, और जॉब भी लोगों से जो है ना, पब्लिक उससे है, तो आप कांटेक्ट में हैं, तो नेचुरली आपका जो है ना, वो जो है ना, एक्सपोजर तो काफी हो चुका है। तो आई विश फॉर द बेस्ट, विश यू बेस्ट ऑफ लक। आपका सब बहुत अच्छा है, आई विश फॉर द बेस्ट। थैंक यू सर। राजेश सर। जी दीपिका जी, सुन पा रहे हैं? नमस्कार सर। नमस्कार। जोधपुर से हैं आप? जी सर। मुझे बताइए, जय नारायण व्यास जी के बारे में क्या जानते हैं आप? सर जय नारायण व्यास जोधपुर के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे और पत्रकार भी रहे हुए हैं। अच्छा, जोधपुर ने राजस्थान को कितने मुख्यमंत्री दिए? सर मैं गैस करना चाहूंगी 3 है शायद। जी, नाम बताइए। श्री जय नारायण व्यास, श्री बरकतुल्ला खान और श्री अशोक जी गहलोत। जी। अच्छा, आपका ड्राइंग में रुचि है आपकी? जी सर। तो मारवाड़ चित्रकला की कुछ विशेषताएं बताइए आप। सर मारवाड़ चित्रकला में सुनहरे और पीले रंगों का विशेष महत्व रहा है। उसके अलावा प्रेम चित्रों का भी काफी अच्छा चित्रकारी हुई है और मान सिंह के समय चित्रकारी का स्वर्ण युग माना जाता है। उसके अलावा हाथी चित्रण, महिलाओं का चित्रण, प्रकृति का चित्रण भी बहुत अच्छे पायदान पे हुए हैं और इसमें थोड़ा सा प्रभाव मुगल शैली का भी रहा है। अच्छा, ये 3 शब्द हैं, जौहर, साका और केसरिया, क्या जानती हैं आप इनके बारे में? सर किसी भी राजा द्वारा जब युद्ध लड़ा जाता था और उसको लगता राजा जब इनकी हार सुनिश्चित होती थी, तब वो युद्ध लड़ने जाते थे, तब उनके उसको साका कहा जाता था। और जब उनके पीछे जो महारानियां होती थी, वो मुगलों के डर से, आक्रमण के डर से अपने आप को बचाव के लिए वो अग्निकुंड में एक समूह में अग्निकुंड में अपना आहुति दे देती थी अपने आप को, तो वो जौहर कहा जाता था। और एक इन दोनों को साका कहा जाता है। जब केसरिया और जौहर दोनों साथ में होता है तो इसको साका कहा जाता है। अच्छा, मुझे ये बताइए, जो शुद्ध के लिए युद्ध शब्द है, शब्दावली है, जी सर। ये किस अर्थ में राजस्थान में प्रयुक्त होती है? सर खाद्य पदार्थों में किसी भी प्रकार की मिलावट होती है, उसकी जांच के लिए ये योजना सरकार द्वारा लाई गई थी। अच्छा, अभी क्या स्थिति है इसकी? सर ये पहले 2-3 साल पहले लाई गई थी, उसके पश्चात ये बंद हो चुकी थी। वर्तमान में कोरोना काल में इसकी मिलावट को देखते हुए सरकार ने ये अभियान वापिस से चलाया था और अब सरकार ने बजट में ये प्रावधान किया गया है कि ये अभियान अब निरंतर वर्ष भर चलेगा। अच्छा, इसकी शुरुआत कब हुई थी इस अभियान की?
सर मुझे एग्जैक्टली याद तो नहीं है। इसकी शुरुआत श्री समित शर्मा द्वारा की गई थी, जोधपुर कलेक्टर रहते हुए। अच्छा, चलिए मैं बता देता हूँ, वर्ष 2011 में इसकी शुरुआत हुई थी। अच्छा, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, इसमें जो ऑनलाइन फूड होता है जी सर। भी इसमें शामिल है क्या? सर ऑनलाइन फूड का मुझे इतना आइडिया नहीं है, पैकेजिंग फूड का पता है। अगर ऑनलाइन फूड में इस तरह की कुछ, मैं गैस कर सकती हूँ कि अगर कुछ मिलावट पाई जाती है तो उसका सैंपल लेके शायद लैब में दिया जा सकता है, अगर हमारे पास सैंपल अवेलेबल है। बिल्कुल। अच्छा, चलिए, राजस्थान का जो उच्च न्यायालय है, इसका भवन है जोधपुर में, इसका निर्माण कब और क्यों करवाया गया है? सर 2017 में शायद इसका इनॉग्रेशन हुआ है। सर एग्जैक्टली मैं ईयर रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा, जो एक आप जी, पुराना भवन जो कलेक्ट्रेट में ही चलता था, और उसकी वजह से सेशन कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दोनों ही साथ में चलते थे, तो वहाँ का जो कम जगह को देखते हुए इनको नए भवन के निर्माण की जरूरत पड़ी थी। अच्छा, एक श्रृंगार चौकी शब्द बताएंगे, श्रृंगार चौकी क्या है? श्रृंगार चौकी मेहरानगढ़ दुर्ग में है, जिसमें मेहरानगढ़ दुर्ग में जोधपुर के महाराजाओं का राज तिलक होता था। चलिए, अंतिम प्रश्न मेरा, खेजड़ली जो घटना थी उसकी क्या जानकारी है आपको? सर जोधपुर में खेजड़ली गांव है जहां 1730 में अमृता देवी के नेतृत्व में राजा अभय सिंह के टाइम पे 363 लोगों ने अपना बलिदान दिया था वृक्षों के बचाव के लिए। अच्छा, ये खेजड़ली महोत्सव कब आयोजित होता है, तिथि बता सकते हैं आप? भादरवा सुदी दशम को। वेरी गुड। चलिए, रिव्यू कर लेते हैं दीपिका जी। बहुत अच्छी जानकारियां हैं आपको, राजस्थान का कल्चर हो या अदर जो करंट अफेयर्स हो। थोड़ा सा आप देखिए, इसमें राजस्थान उच्च न्यायालय का जो भवन था वो उमेद सिंह जी द्वारा बनवाया गया था 1935 में, और जो जॉर्ज पंचम थे ब्रिटिश जो राजा, उनकी रजत जयंती, शासन की रजत जयंती के उपलक्ष्य में करवाया गया था। बाकी खेजड़ली मेला आपने सही बताया, श्रृंगार चौकी बिल्कुल सही बताया। एक मेरा प्रश्न था, जैसे शुद्ध के लिए युद्ध तो ये 2011 में शुरू हुआ था, ऑनलाइन फूड बेचने वाले भी रेस्टोरेंट्स हैं वो थर्ड पार्टी से ऑडिट करवाएंगे, ये इसमें शामिल है। अच्छा, इसका आप थोड़ा डिटेल में देख लें थोड़ा, क्या इसमें निर्देशन कमेटी क्या है, कौन कौन से अधिकारी और कौन से विभाग इसमें संबंधित हैं? मेडिकल विभाग। जी, एक बार देख लें आप। जी सर। जौहर, साका और केसरिया, ये तीनों शब्द आपको अच्छी जानकारी है इनके बारे में। एक आपने जो उत्तर दिया था जय नारायण व्यास जी के बारे में, बहुत अच्छा है, लेकिन और कई उनके शेरे राजस्थान कहा जाता है, नमक सत्याग्रह में उनका रोल रहा है, तरुण राजस्थान के संपादक थे, और इसके अलावा तीसरे मुख्यमंत्री, तीसरे और पांचवें, ठीक है, सामंतवाद के खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई। ये कुछ और फैक्ट आप और ऐड कर दें तो उत्तर थोड़ा और अच्छा रहेगा आपको। बाकी अच्छी जानकारी है आपको, और जी शुभकामनाएं आपको मुख्य साक्षात्कार के लिए। अच्छा, प्रशासनिक व्यक्तित्व झलकता है आपको, थोड़ा सा मुस्कुराहट रखे चेहरे पे, ठीक है? थैंक यू सर। शुभकामनाएं आपको। दीपिका जी नमस्कार सर। नमस्कार। अभी आपने छुट्टियां नहीं ली है क्या? सर अभी छुट्टियां नहीं मिल रही है। ले लीजिए, आप बिना छुट्टियों के इतना अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, जब कुछ दिन पढ़ लेंगी तो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। सर पॉसिबल नहीं है क्योंकि जोधपुर सिटी का चार्ज है और जोधपुर सिटी में और कोई है नहीं। पढ़ने का टाइम मिलता है आपको? सर कुछ समय निकाल देती हूँ, सुबह 1-2 घंटा और शाम को फिर। चलिए ट्राई करें कि पढ़ने का कुछ मौका मिले। बिल्कुल सर। बार पढ़ा है आपने? सर जी थोड़ा बहुत देखा है।
अच्छा, ये कि आज 12वीं का जो परिणाम घोषित करना है उसका एक फॉर्मूला बताया है। हाँ सर, वो फॉर्मूला में 10वीं 11वीं और 12वीं के एग्जाम के आधार पे इनका रिजल्ट निर्धारित किया जाएगा, जिसमें 10वीं का वेटेज 30%, रिजल्ट का 30% रखा है, 11वीं के रिजल्ट का 30% और 12वीं के जो इंटरनल असेसमेंट या इंटरनल जो भी एग्जाम हुई है उसका 40% वेटेज रखा गया है। आपको लगता नहीं कि इस प्रकार से बच्चों को पास करना उनको प्रतियोगिता के लिए पीछे धकेलना? सर ऐसा नहीं है, अगर 12th के बाद अगर बच्चा किसी भी फील्ड में जाता है तो वहां पे भी एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। दूसरा, कोरोना काल के मद्देनजर देखते हुए यही एक सबसे अच्छा ऑप्शन था हमारे पास। तीसरा, जो तीसरी लहर आती है उसमें बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे, इसकी आशंका भी जताई जा रही है। और चौथा, जो इन्होंने असेसमेंट निकाला है तो बच्चे का जो ओवरऑल परफॉर्मेंस 10th के आधार पे ही निकाल रहे हैं, और 11th का जो सब्जेक्ट है वो 12वीं से रिलेटेड है, तो उसका 30% वेटेज ले रहे हैं। तो मुझे लगता है ये योग्य है। और दूसरा, अगर कोई बच्चा इसमें इस रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो बाद में एग्जाम भी दे सकता है, इसका भी प्रावधान किया गया है। गुड आंसर। अच्छा बताएं कि बच्चों पर कोरोना का इफेक्ट क्यों नहीं होता है? सर बच्चों एक ग्रोइंग एज होती है, उनकी एक इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है, और दूसरा, बच्चे बार बार जो इन्फ्लुएंजा से वायरल अटैक से प्रभावित रहते हैं पूरे साल ही, कभी सर्दियों में कभी गर्मियों में। उसके अलावा वो एक अलग अलग तरह की वैक्सीन से बहुत जल्दी 1-1.5 साल तक उनको अलग अलग तरह की वैक्सीन भी दी गई हुई है। तो कहीं ना कहीं उनका इम्यून पावर जो इतना स्ट्रांग है कि अभी अभी तक इनको इफेक्ट नहीं कर रहा है, एक इस लेवल शब्द की आता है, एंटीबॉडीज। एक वर्ड है कि बच्चों पर तीसरी लहर का प्रभाव कम होगा क्योंकि उनकी उच्च सीरो पॉजिटिविटी होती है। उच्च सीरो पॉजिटिविटी। सर मैंने भी ये लाइन आज कहीं पढ़ी थी, लेकिन इसकी डिटेल तक मैं नहीं जा पाई। कहीं ना कहीं मैं गैस कर सकती हूँ कि बच्चों में ऑलरेडी कोरोना के जो कोरोना वायरस के एंटीबॉडी ऑलरेडी प्रेजेंट होंगे इनके शरीर में, कहीं ना कहीं चलो उसके आप रिलेटेड। देखना इसको एक बार। एक और कंपनी है नोवावैक्स। जी सर। वैक्स, ये बच्चों के लिए टीके का परीक्षण कर रही है, उसका नाम बता सकते हैं? मैं सुन नहीं पाई। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि एक कंपनी है टीकाकरण की, अमेरिकी कंपनी है नो। वैक्स, जी सर। उसका एक टीका बच्चों पर परीक्षण किया जा रहा है। उस टीके का नाम बता पाएंगे आप? सर नाम मैं याद नहीं कर पा रही हूँ, सॉरी ठीक सर। है। एक और न्यूज है आज की कि जो एंटी मामला है उसमें एक और गिरफ्तारी हुई है। तो पहले तो ये बता दीजिए ये मामला क्या है? सर दिल्ली में जो सीए कानून के विरुद्ध जो 3 स्टूडेंट विरोध कर रहे थे, उनके उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई थी, ना और ना, कोर्ट आप द्वारा पकड़ नहीं उनको। पा रहे हैं। ये एंटीलिया है। एंटीलिया क्या है आपको पता है? अच्छा, ये सॉरी सर, मैं सुन नहीं पाई। ये महाराष्ट्र में एंटीलिया केस के तहत नया एक और अधिकारी की अभी इसमें साजिश लग रही है। क्या प्रदीप केस था शर्मा। वो? प्रदीप सर, इसमें जो राजस्थान के एक व्यापारी थी, उन व्यापारी की लाश कहीं समुद्र में मिली थी, और एक एंटीलिया के सामने कुछ विस्फोटक पदार्थों के साथ गाड़ी मिली थी मुकेश अंबानी के घर के सामने। तो ये कैसे पता चला कि उस मनसुख हीराबाई की हत्या हुई? सर जो गाड़ी थी वो मनसुख लाल की थी। उसके बाद कहीं ना कहीं इनकी कड़ियां मिलती रही जांच एक में। टेस्ट किया था, इसका नाम है डाइटम टेस्ट। बता सकते डाइटम टेस्ट क्या होता है? सॉरी सर। एक लास्ट क्वेश्चन और पूछ लेता हूं मैं आपसे। अभी एक पर्यावरणविद है जिनकी मृत्यु हुई है मई में, 21 मई को। प्रसिद्ध पर्यावरणविद है, नाम बताएंगे आप?
चिपको आंदोलन के प्रणेता थे शायद, नाम बताइए उनका। सुंदरलाल बहुगुणा। राइट, अच्छा। इन्होंने अच्छा, चिपको आंदोलन क्या था ये बताइए। सर, वृक्षों को बचाने के लिए वहाँ के जो स्थानीय लोगों ने पेड़ों से चिपक कर वृक्षों का बचाव किया था, उस नाम से ही इनको चिपको आंदोलन कहा गया था। इसमें एक नारा दिया था इन्होंने चिपको आंदोलन में, आप बता सकते हो नारा क्या था? बहुत प्रसिद्ध भी हुआ वो नारा बाद में। सॉरी सर। ठीक है, बहुत अच्छे आंसर हैं। आई होप कि आप बहुत अच्छा इंटरव्यू भी दे पाएंगे, क्योंकि आपका लेवल बहुत अच्छा है, आपको बस थोड़ा सा और तैयार करना है। मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, जैसे नोवावैक्स मैंने आपसे पूछा है, तो उसका जो टीका है उसका नाम है कोवावैक्स। कोवा है, नोवावैक्स का कोवावैक्स है। ये उच्च सीरो पॉजिटिविटी आप देखना, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी है। एक मैंने एंटीलिया मामले में आपको पूछा है, तो ये डाइटम टेस्ट है, जो किसी व्यक्ति को मारकर फेंका जाए तो उसके पेट में सवाल नहीं जाएगा, और अगर किसी की व्यक्ति को जबरदस्ती पानी में डुबाया जाए तो एक एल्गी है, सवाल है, जो पेट में चला जाता है, उसी की जांच के लिए टेस्ट होता है डाइटम टेस्ट। उसी आधार पर पता लगाया गया कि मनसुख हीराबाई की हत्या हुई है। और 12वीं के परिणाम का उत्तर आपका अच्छा था। एक सुंदरलाल बहुगुणा का जो नारा था वो था कि जो इकोलॉजी है वो अपने आप में एक इकोनॉमी है, पारिस्थितिकी की स्थायी अर्थव्यवस्था है। इकोलॉजी इज परमानेंट इकोनॉमी। इकोनॉमी के लिए पेड़ काटते हैं, इकोनॉमी के लिए बांध बनाते हैं, अर्थव्यवस्था के लिए पेड़ काटते हैं, बांध बनाते हैं, इकोनॉमी को ये इकोलॉजी को नष्ट करते हैं, पारिस्थितिकी को नष्ट करते हैं। तो सुंदरलाल बहुगुणा ने कहा कि पारिस्थितिकी को नष्ट मत करिए, पारिस्थितिकी की इकोलॉजी अपने आप में एक अर्थव्यवस्था, स्थायी अर्थव्यवस्था है। तो ये इनका एक प्रमुख नारा था, इसको आप ध्यान रखें। बाकी ओवरऑल आपके उत्तर अच्छे हैं और आई होप कि एक अच्छा रिजल्ट आएगा। ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं बहुत बहुत। थैंक यू सर। जी।